उसने कहा था कहानी का उद्देश्य क्या है। आज हम सब इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक रचना किसी न किसी उद्देश्य को सामने रखकर लिखी जाती है। यही उसका मूल प्रतिपाद्य भी कहलाता है। उसने कहा था कहानी का कथ्य लहना सिंह और सूबेदारनी के संबंधों पर आधारित है। सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच बचपन में जो मधुर संबंध पनपे थे वे सामाजिक संबंधों में प्रतिफलित होने से पूर्व ही खत्म हो गए थे। लेकिन उन संबंधों की स्मृतियां दोनों के मन से कभी न मिट सकी। सूबेदारनी, जो बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है, अपने मन में लहना सिंह के साथ बीते बचपन के क्षणों को जीवित रखती है। बाद में इन्हीं संबंधों के बल पर वह लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है। स्त्री और पुरुष के बीच यह एक अनोखा रिश्ता है जिसे किसी परंपरागत नाम से नहीं पुकारा जा सकता। सूबेदारनी अपने पति और पुत्र के प्रति उतनी ही वफादार और ईमानदार है जितनी कि कोई भी पत्नी या माँ हो सकती है। इसके बावजूद लहना सिंह के प्रति उसके मन का भाव और उस पर इतना अगाध विश्वास निश्चय ही एक नए तरह के मानवीय संबंध को इंगित करता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नए बनते इन्हीं मानवीय संबंधों को अपनी कहानी के द्वारा प्रस्तुत करना चाहा है। इन संबंधों को स्त्री पुरुष के प्रेम संबंध कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तब सूबेदारनी के अपने पति और पुत्र के साथ संबंध मिथ्या होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए यह संबंध स्त्री पुरुष के बीच नए संबंधों को व्यक्त करता है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव से बचपन के संबंध जुड़े हुए हैं। सूबेदारनी का यह विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है जिसका चित्रण कहानी में हुआ है। अगर लेखक की दृष्टि से आधुनिक और मानवतावादी दृष्टिकोण पर ध्यान दें तो इस कहानी में लेखक की दृष्टि आधुनिक और मानवतावादी कही जा सकती है। शीर्षक की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो उसके महत्व को पाते हैं कि उसने कहा था शीर्षक अत्यंत आकर्षक है। उस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जाता है, अतः पाठक के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि किसने क्या कहा था। पूरी कहानी की संवेदना उस शीर्षक के साथ जुड़ी हुई है और इस शीर्षक में कौतूहल और जिज्ञासा के ऐसे तत्व मिलते हैं जो पाठक को अंत तक बांधे रहते हैं। कहानी के अंत में लहना सिंह का सपना कहानी के शीर्षक के मर्म को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। इसमें कलात्मक सौंदर्य भी है, अद्भुत चमत्कार भी है। कहानी की मूल संवेदना, प्रेम और कर्तव्य ने कहानी के प्रतिपाद्य को अत्यंत मार्मिक बना दिया है। उसने कहा था कहानी की शैली वर्णनात्मक शैली है और इसमें नाटकीयता के तत्व भी पर्याप्त रूप में मौजूद हैं। कहानी काल के दो भिन्न खंडों में चलती है। काल का पहला खंड कहानी के मूल कथ्य का आधार है और उसी पर शेष कहानी अर्थात दूसरा खंड विकसित होता है। कहानी के अंतिम भाग में पूर्वदीप्ति शैली द्वारा खंडों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। पूर्वदीप्ति शैली का यह प्रयोग हिंदी कहानी के लिए नया ही नहीं था, वरन अत्यंत प्रौढ़ प्रयोग भी था। कथ्य के अनुकूल सही शैली की खोज लेखक की महत्वपूर्ण सफलता है। भाषा और संवाद की चर्चा करें तो कहानी की उत्कृष्टता का दूसरा मुख्य आधार है। गुलेरी जी कहानी का सीधा साधा वर्णन ही नहीं करते, वरन शब्दों के द्वारा स्थिति का पूरा चित्र भी खींचते हैं। यही चीज़ मनोस्थिति के वर्णन में देखी जा सकती है। वहाँ भी भाषा परिस्थिति के अनुकूल अपने को परिवर्तित कर लेती है। गुलेरी जी भाषा का प्रयोग करते हुए स्थिति के प्राय सभी पहलुओं का ध्यान रखते हैं। तांगे वालों का वर्णन करते हुए भाषा का रूप वैसा ही हो जाता है जैसे तांगा वालों की वास्तविक जबान को व्यक्त करने के लिए जरूरी है। हटो बादशाह, आने दो, लाला जी जैसे शब्द का प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है। गुलेरी जी भाषा का संयमित प्रयोग करते हैं। लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन के संबंधों का जो वर्णन हमें कहानी में मिलता है उसके विस्तार की काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन
गुलेरी जी केवल कुड़माई वाले प्रसंग द्वारा उन दोनों की सारी मनोभावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। यही बात लहना सिंह के करुण और त्रासद अंत में देखी जा सकती है, जहां मैदान में घावों से भरा वाक्यांश लहना सिंह की मौत को त्रासद अंत में बदल देता है। जहाँ तक संवादों की बात है, गुलेरी जी ने प्रत्येक पात्र के मुख से वैसी ही भाषा बुलवाई है जो उसकी स्थितियों को के अनुकूल हो। आरंभ में दोनों बच्चों की बातों में वैसी ही लज्जा, अबोधपन और चुलबुलापन है जो उस उम्र के बच्चों में होती है, लेकिन बाद में विभिन्न पात्रों की बातचीत में उनकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति के अनुसार अंतर आया है। सभी पात्रों के संवादों पर पंजाबी का प्रभाव है, जो स्वाभाविक है क्योंकि कहानी की कथा वस्तु पंजाबी जीवन से ही संबंधित है। इस कहानी के पात्र सामान्यतः साधारण पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी भाषा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। लेकिन कहानी में एक स्थान पर रात का वर्णन करते हुए कहानीकार संस्कृत के कवि बाण भट्ट की कही बात पर उल्लेख कर जाता है। ऐसा चाँद जिसके प्रकाश से संस्कृति कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। गुलेरी जी के पात्रों के संवादों की भाषा उनकी मनः स्थिति चित्रण करने में भी अत्यंत सक्षम है। सूबेदारनी जब लहना सिंह से मिलती है और अपने मन की व्यथा कहती है तो उसके मन में चल रहा द्वंद्व इतना साफ उभर कर आता है कि पाठक उसे आसानी से समझ लेता है। मैंने तेरे को आते हुए पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तीगियों के घगरिया पलटन क्यों न बना दी, इत्यादि। इसी तरह बेहोशी की हालत में लहना सिंह की बड़बड़ाहट महज बड़बड़ाहट नहीं है, वरन उसके स्वप्न, उसकी आकांक्षा, उसके जीवन की त्रासदी ही मानो मूर्तिमान हो जाती है। इस प्रकार उसने कहा था, कहानी का शिल्प अत्यंत सधा हुआ है, कहानी के कथ्य के अनुकूल और सृजनात्मक उत्कृष्टता से युक्त है। कहानी में प्रत्येक प्रसंग, पात्र व मनोभाव का चित्रण अत्यंत कलात्मक ढंग से हुआ है। कहानी उतनी ही नहीं कहती जितना कथ्य सीधे तौर पर व्यक्त करता है, बल्कि उससे आगे जाकर वह कई ऐसे पहलुओं को उजागर करती है जो कहानी के मूल्य कथ्य को और समृद्ध करते हैं। तो इस प्रकार आप उसने कहा था कहानी के उद्देश्य और उसके शिल्पगत विशेषताओं को समझ सके हैं। उम्मीद है आप अगर इसको और भी एक दो बार सुनते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अगर कोई आपको खामी दिख रही है, यानी कम है या और अधिक थोड़ा होना चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। अवश्य ही मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।